आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। और इस एक्सरसाइज 1.2 या हम कह सकते हैं हिंदी के अंदर प्रश्नावली 1.2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। और थ्योरम हम जानते हैं, इसको हिंदी में तो कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, और अंग्रेजी के अंदर इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ठीक है, क्या होती है ये थ्योरम? दोस्तों 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि कोई भी नेचुरल नंबर है, उस नेचुरल नंबर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, हिंदी में अगर मैं कहूँ तो कोई भी यदि जो है प्राकृत संख्या है, उस प्राकृत संख्या को हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? हम अभाज्य संख्याओं के या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। कैसे? मान लीजिए कोई संख्या 4 है, नेचुरल नंबर है, इसके यदि मैं फैक्टर कर दूं 2 गुणा 2, इस प्रकार से लिख सकता हूं। कोई हमारे पास में नेचुरल नंबर है 253, ये हमारी प्राकृत संख्या है। अगर मैं इसके गुणनखंड करूं 11 गुणा दूसरा गुणनखंड क्या होगा? 23। ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। मतलब अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमको क्या देता है? एक प्राकृत संख्या देता है, नेचुरल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर को यदि हम फैक्टराइज करें, उसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स अगर हम निकालें तो उनका जो गुणनफल होगा वो नेचुरल नंबर हमको देगा। अगर हम कंपोजिट नंबर्स की बात करें, ये तो बात होगी नेचुरल नंबर की और प्राइम नंबर की। ठीक है, अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें, कंपोजिट नंबर जिसको हम क्या कह सकते हैं? कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या। अभी तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल देखा, तो क्या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमको प्राकृत संख्या के साथ साथ भाज्य संख्या भी देता है क्या? इसके ऊपर हम अगर चर्चा करें कि क्या प्राकृत संख्याओं का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में भी उनको प्रदर्शित किया जा सकता है। जो कंपोजिट नंबर्स है उनके केस में कैसे होता है? तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसको हमने कह दिया, एग्जाम्पल ही लेते हैं और आपकी बुक में से एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए हमने एक नंबर लिया 32760। ठीक है, ये क्या है? ये एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अंत में क्या आ रहा है? 0। ठीक है, सम संख्या भी है, इवन नंबर भी है, और ये भाज्य संख्या भी है, कंपोजिट नंबर भी है। तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा? 16, 3 2 जा 6, 3, और उसके बाद में आ गया 8 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 8 1, उसके बाद में 9 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 4 0 9 5। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में 5 है। तो क्या 3 से डिवाइड होगा? 3 से करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 6 जा 18, और 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। आगे आ गया 4 5 5। 4 5 5 को क्या ये 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल 5 से होगा। 9 5 जा 45, 5 1 जा 5। और फिर 91 आ गया, तो अब इसको किससे डिवाइड करोगे आप? 7 से। कितने टाइम्स होगा? 13 टाइम्स। फिर 13 से करोगे 1। अब ये इस प्रकार से हमारे जो फैक्टर्स निकल कर आ गए, और इनको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13।
तो आप देखोगे जितने भी यहाँ पर फैक्टर्स हैं सारे के सारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। देखिए ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिनमें या तो एक का भाग जाता है या खुद का भाग जाता है। 2 में या तो एक का भाग जाएगा या 2 का खुद का भाग जाएगा। 3 में एक का भाग जाएगा या फिर 3 का खुद का भाग जाएगा। ऐसे ही 5 के केस में, ऐसे ही 7 के केस में, ऐसे ही 13 केस में, सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अब मैं इनको कैसे लिखूंगा, 2 टू द पावर 3, 3 बार मल्टीप्लाई हो रखा है, 3 टू द पावर 2, 5 इंटू 7 इंटू 13। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम भाज्य संख्या की बात करें, कंपोजिट नंबर की बात करें, तो कंपोजिट नंबर को शो करने के लिए हम हमारे पास में यदि प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, प्राइम फैक्टर्स है, उनकी जो पावर्स है, उनका जो प्रोडक्ट है, उसके रूप में भी हम कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। और यही हमारी क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। हिंदी में कैसे कहेंगे कि भाज्य संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड की जो घातें हैं उनके गुणनफल द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, किसको, भाज्य संख्या को। यही क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। कुछ नहीं करना है, सिंपल फैक्टराइजेशन करना है। इसी मेथड को, ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, ये 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो, लेकिन इसको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की विधि ये कहते हैं। सिंपल सा ये समझना है आपको कि इसको क्या कहा जाता है, अभाज्य गुणनखंड की विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्रश्नावली 1.2 की बात करते हैं और 1.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, फल के रूप में। और इंग्लिश मीडियम वाले इसमें लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ, ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास में 140, सेकंड हमारे पास में है 156 एंड थर्ड है हमारे पास 3825, फोर्थ है हमारे पास 5005 और फिफ्थ है 7429। मैं 2 बताऊंगा, बाकी आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, 2 से भाग देंगे, कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स, 0, फिर 2 से देंगे, 3 2 जा 6, 5, फिर 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, फिर किसका जाएगा, 5 का जाएगा, 5 7 जा 35, 7 का जाएगा 1। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, अगर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में या प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो अब पहले तो प्राइम फैक्टर्स जो आए हैं हमारे पास में उनको मल्टीप्लाई करना सीधा सीधा। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 2 बार आया हुआ है तो 2 टू द पावर 2 मतलब 2 की घात 2 गुणा 5 इंटू 7। ये तो हो गया पहला आंसर। इसकी बात करते हैं, इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 का भाग देंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, 14, 1 8 टाइम्स, फिर 2 का भाग देंगे, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, फिर 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा, कितने टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13, फिर 13 टाइम्स जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 2 बार आया हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड को भी आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसी इसी प्रकार से 5 का 5005 और 7429, इसको भी ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया प्रश्नावली 1.2 का। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, मैं मिटा रहा हूँ इसको, एक बार देख लीजिएगा आप, यहाँ से मिटा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF एंड LCM ज्ञात कीजिए।
तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जांच करना है, चेक a इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये हमको जांच करना है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए फाइंड द LCM एंड HCF टू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, बात वही है, HCF और LCM पहले निकालना है हमको। एक पेयर गिवन है, पहला क्वेश्चन है सेकंड का 26 एंड 91। ठीक है, अब पहले तो इन दोनों का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है, फिर ये चेक करना है कि ये दोनों जो संख्याएं हैं इनका जो प्रोडक्ट है या इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर है, जो HCF आया है और जो LCM आया है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 26 यहाँ लिखेंगे, 91 यहाँ लिखेंगे, 2 से भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या 2 है, कितने टाइम्स जाएगा, 13 टाइम्स। 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 13 का जाएगा एक बार, इसको लिखेंगे 2 इंटू 13। फिर इसके लिए 2 का भाग जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा। 2 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 7 का जाएगा, कितने टाइम्स, 13 टाइम्स। फिर 13 1, इसको लिखेंगे 7 इंटू 13। अब देखिए HCF कैसे निकालते हैं। HCF क्या होता है, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो होता है HCF। तो ये हो गया 13, दोनों में जो कॉमन आ रहा है, ऐसी संख्या जो दोनों में आ रही है वो HCF हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ भी 2 होता और यहाँ भी 2 होता तो 2 को भी लिख लेते, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। LCM में 13 तो लिखना ही लिखना है, दोनों में से एक 13 तो लिखना ही लिखना है, उसके साथ में जो बची हुई संख्याएं हैं उनको भी यहाँ पर लिख देंगे। 13, यहाँ भी 13, इन दोनों में से एक 13 ले लिया, और यहाँ 2 है तो यहाँ लिख दिया, आगे कोई संख्या नहीं, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 लिख दिया। आप इसको सॉल्व करोगे, 7 13 2 26, 26 इंटू 7, 26 इंटू 7, 2 4 7 2 14 प्लस ये हो गया 8, 182। तो LCM हमारा आ गया 182। अब हमको चेक करना है, चेकिंग। तो चेकिंग कैसे करेंगे, A क्या है, ये मान लीजिए 26 को A है और जो 91 है उसको संख्या मान ली B, तो A इंटू B। तो हम क्या करेंगे, 26 इंटू 91 इज इक्वल टू HCF कितना आया हमारा, HCF आया 13 और LCM कितना आया, LCM आया 182। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में प्रोडक्ट आ गया। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 2 इंटू 4 ये आ गया, ठीक है, 6 6 2 3 6 6, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 182 को आप डायरेक्टली 13 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 13 की टेबल हमें आती है, 182 की तो नहीं आती ना, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे। 13 2 26, 2 104 में ये 2 जोड़ोगे 10 कैरी आ गया, 13 प्लस 10 23, तो ये आ जाएगा 2366। क्या ये दोनों बराबर है क्या, हाँ जी ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हमारा जो A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM वाला रिलेशन है, ये हमारा बिल्कुल सही है। क्या समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे हमको पेयर दे रखा है 510 और 92 का, 510 और 92। हमारा पेयर है 510 एंड 92, इसी का ही सेकंड वाले क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है। तो 510 का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पर 92 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो कॉमन होगी वो HCF हो जाएगा, और उसके बाद में जो बचा हुआ है वो हमारा हो जाएगा LCM। ठीक है, तो सबसे पहले 0 आ रहा है लास्ट में, किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। 2 2 4, 1 कैरी 5 एंड 5, क्या 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3 का जाएगा। 3 का भाग देंगे 8 टाइम्स, उसके बाद में आ जाएगा 5, और फिर किसका जाएगा, सीधा सीधा 5 का जाएगा, कितने टाइम्स, 17 टाइम्स, फिर 17 1। तो आप लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ये आंसर हो गया, नहीं ये आंसर नहीं है, हमको HCF निकालना है। हमको जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें इसको इस प्रकार से लिखना था, ठीक है ना। इसको देखेंगे
2 4 जा 8 6, फिर 2 का देंगे 23 आ गया, फिर 23 का डायरेक्टली देंगे तो हमारे पास में आ गया 2 × 2 × 23। अब मुझे बताइए आप HCF, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, 1 2 ले लिया, फिर कोई कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब HCF तो कितना हो गया? HCF तो हो गया हमारा 2। फिर LCM की बात करते हैं तो LCM इन दोनों में से 2 एक बार ले लो, उसके बाद में 3 × 5 × 17 × 2 × 23, ये भी लिख दीजिए 2, ये 3 लिख दीजिए, ये 5 लिख दीजिए, ये 17 लिख दीजिए और ये 23 लिख दीजिए। ये हमारा LCM हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास में LCM की वैल्यू कितनी आएगी? LCM की वैल्यू आएगी 23,460। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 × 17 और इंटू 23 कर लीजिए, 0 4 6 2 3, तो ये आ गया हमारे पास में 23460। ये LCM हो गया। ठीक है, चेक करना है A × B = HCF × LCM। A कितना है? 510 × 92 और इसको सॉल्व करेंगे। HCF हमारा 2 आया 23460, डायरेक्टली इसको डबल कर दीजिए तो ये तो प्रोडक्ट हो गया इसका 0 6 2 जा 12 1 6 2 जा 4 2 जा 8 + 1 9 और ये हो जाएगा 46920। ठीक है, 46920। आप इसको सॉल्व करो, 0 2 10 0 9 4 5 0 2 9 6 4 46920 और यहाँ भी 46920। इसका मतलब ये भी हमारा रिलेशन सही है। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। थर्ड हमको दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन है, ये आप करके देखना एक बार। थर्ड पेयर है हमारे पास में 336 एंड 54, इनका फैक्टराइजेशन करके या इनका अभाज्य गुणनखंड करके हमको क्या निकालना है? LCM और HCF। ठीक है, और जब LCM और HCF निकल जाएगा तो इन दोनों संख्याओं को पहले गुणा कर लीजिएगा और फिर जो HCM महत्तम समावर्तक, ठीक है, और लघुत्तम समावर्तक जो आएगा उनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो हमारे पास में रिलेशन सही आ जाएगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ भी HCF एंड LCM, ये वाली चीज़ हमको फाइंड करनी है। ठीक है, और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्वेश्चन गिवन है 12 15 एंड 21। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए हमको इनके HCM LCM निकालने हैं। तो आप डायरेक्टली पहले तो क्या कर लीजिए, 12 15 21 को ऐसे लिख लो, 2 का भाग देंगे यहाँ 6, फिर 3 का देंगे, फिर 2 का दे लीजिए, फिर 3 आएगा, फिर 3 का दे लो 1 आएगा, फिर यहाँ 2 का नहीं जाएगा 3 का जाएगा, कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम, फिर 5 का देंगे 1 बार आएगा, फिर 3 का दोगे 7 आएगा, 7 यहाँ लिखेंगे 1 आ जाएगा। तो इसको तो आप लिखोगे 2 × 2 × 3, इसको लिखोगे 3 × 5, इसको लिखोगे 3 × 7। अब देखिए, अगर हमको HCF निकालना है तो HCF हमारा तीनों में क्या आना चाहिए? कॉमन आना चाहिए, एक ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन आएगी, उभयनिष्ठ। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये 3 आ गया। क्या और कोई संख्या कॉमन है क्या? नहीं है। इसका मतलब HCF तो हमारा आ गया 3। जब LCM की बात करते हैं तो LCM क्या आएगा? इन तीनों को तो अपने लिख ही लिया, मतलब 3 तो लिख ही लिया, इसके बाद में जो बची हुई संख्या है वो सब लिख देनी है। 2 × 2 ये तो ले ही लिया, ये ले ही लिया, अब बची 5, ये तो ले ही लिया हमने यहाँ पर, × 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 × 7 ये आ जाएगा 420। ठीक है, ये आ जाएगा 420। ये हमारा आ गया LCM। सेकंड पेयर हमको दे रखा है
सेकंड क्वेश्चन हमको गिवन है, सेकंड इज 17, 23 एंड 29। तो आप देखोगे ये सारी की सारी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये केवल और केवल किससे जाएगा, देखो 1 का भाग देंगे 17 में, या आप डायरेक्टली ऐसे करोगे 17 का भाग दोगे 17 में, तब 1 आएगा, फिर 1 का कोई दिक्कत नहीं, अपन करते नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 × 17, इस प्रकार से लिख दें, कोई दिक्कत थोड़ी है। 23 है, इसमें केवल 23 का ही भाग जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1 × 23। यहाँ पर 29 है, इसमें केवल और केवल 29 का भाग जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1 × 29। तो HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में कॉमन संख्या जो आएगी वो इसका HCF होगा। कौन सी संख्या आ रही है तीनों में, 1 आ रही है, इसका मतलब HCF तो हो गया 1। जब LCM की बात करेंगे तो 1 के अलावा जो संख्या है उनको भी लिख देनी है, तो 1 × 17 × यहाँ पर 23 × 29, ये क्या हो गई हमारे पास, ये हो गया LCM। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो आप इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास में जो भी वैल्यू आएगी वो LCM की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25 क्या करेंगे, यहाँ तो आ जाएगा, 2 का भाग दे देंगे 4, ये 2 और 2 का भाग देंगे 1, इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2। 9 में 3 का भाग जाएगा, 3 × 3 3 जा 9, फिर 3 में 3 का दिया 1, तो इसको लिखेंगे 3 × 3। इसमें जाएगा 5 का, 5 5 जा 25, फिर 5 का देंगे 1, इसको लिखेंगे 5 × 5। अब देखिए कौन सी संख्या है जो इनमें कॉमन है, इनमें कॉमन कोई सी भी नहीं है, इसका मतलब 1 तो है ही, 1 का जब 1 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो HCF तो इसका क्या हो गया, HCF तो हो गया 1। और LCM लिखेंगे, जो LCM क्या आएगा, अब चूंकि 1 तो ले ही लिया, 1 के अलावा जो जो संख्याएं लिखी हुई हैं उनको लिख देंगे, जैसे 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, × 3 × 3, 3 × 3 × 5 × 5, 5 × 5, ये हमारा LCM आ गया। तो आप डायरेक्टली ऐसे करोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 × 25 डायरेक्टली कर लीजिएगा, 72 × 25, जो वैल्यू आएगी वो हमारा LCM होगा। तो ये वाली बात समझ में आ गई आपको। इसको आप डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली लिखोगे पावर्स के रूप में, तो 2 की पावर 3 3 बार गुणा हो रखा है, ये 3 की पावर 2 बार गुणा हो रखा है 3, और 5 की पावर 2, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 की। हमसे क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रखा है हमसे, HCF 306 657, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 and 657 is equals to 9, find LCM of 306 and 657। मतलब हमको दो नंबर्स दे रखे हैं, HCF मतलब 306 और 657 का HCF हमको दे रखा है। मतलब अगर एक संख्या A मानते हैं, दूसरी संख्या B मानते हैं, और A की वैल्यू हमको दे रखी 306 और B की वैल्यू दे रखी 657, और हमको इन दोनों का HCF हमको गिवन है, तो हमको निकालना है LCM। और दोस्तों हम जानते हैं A × B बराबर HCF × LCM, ये हम जानते हैं। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 × 657 इज इक्वल टू HCF कितना दे रखा है 9, LCM की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, LCM बराबर 9 को नीचे भेज दोगे, तो LCM बराबर 306 × 657 बटे 9, 657 डिवाइडेड बाई 9। तो आप इसको काट सकते हो, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 103 102, ठीक है। फिर कट सकता है क्या, हाँ जी बिल्कुल कट सकता है, 3 3 जा 9,
और 4 3 जा 12, ठीक है। और आप डायरेक्टली 657 को जब मल्टीप्लाई करोगे 34 से, 2 2 26 17 और 19, तो ये आ जाएगा 8 3 3 और 2 और 2 2 2 3 3 8, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आएगी 2 2 3 3 8, मतलब ये हो गया हमारा LCM। जी हाँ, ये हमारा LCM हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या क्या रखा है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 to the power n, ये मिटा दूं पहले, ये हमको चेक करना है, चेक फॉर किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 to the power n जो डिजिट है वो किस पर समाप्त होनी चाहिए, 0 पर। Six to the power n can end with the digit 0 for any natural number n, ठीक है। यहाँ हमसे क्या रखा है, किसी प्राकृत संख्या के लिए, संख्या n के लिए संख्या 6 to the power n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, क्या समाप्त हो सकती है क्या, ये हमको चेक करना है। बहुत सिंपल सा तरीका है इसको चेक करने का। तो इसको मिटा देते हैं पहले नीचे वाले को। अब हमसे ये कहा है कि कोई नेचुरल नंबर है, उसके लिए n, कोई नेचुरल नंबर n के लिए संख्या 6 to the power n, 6 to the power n। अब ये जो है ना, ये कोई डिजिट बनेगी इस प्रकार से, और लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब n बराबर 1 2 3 4 इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n बराबर 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो इसका लास्ट में क्या आना चाहिए, 0। ये हमसे पूछ रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि लास्ट का नंबर है वो 0 पर आए, लास्ट का नंबर 0 आए। तो आप खुद देखिए कि जैसे 6 to the power n = 1 होगा, n = 2 होगा, n = 3 होगा, n = 4 होगा, इस प्रकार से। तो पहली बात तो ये कि जब ये 6 to the power n 0 पर एंड होगा, इसका मतलब ये किससे डिवाइड होना चाहिए। मान लीजिए कोई मैंने संख्या लिखी 2350, तो ये संख्या देखते ही हम क्या समझ जाते हैं कि ये संख्या इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है, 5 से डिवाइड हो सकती है और 10 से डिवाइड हो सकती है। ये तो हम समझ चुके हैं, ये हम जान चुके हैं कि अगर कोई हमारे पास में संख्या हो तो वो किस किस से डिवाइड होगी, 2 से, 5 से और 10 से। या डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये 5 से डिवाइड होगी या 10 से डिवाइड होगी। जब 10 से कह दिया तो 5 से और 2 से अपने आप ही डिवाइड होगी। इसका मतलब अगर हमने ये संख्या लिखी 6 to the power n जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये किससे डिवाइड होनी चाहिए, 10 से डिवाइड होनी चाहिए। तो मैं इसको इस प्रकार से, अब 10 से डिवाइड होगी मतलब 5 से भी डिवाइड होगी और 2 से भी डिवाइड होगी। तो इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 × 3, 3 2 6 होता है, to the power n, इस प्रकार से लिखूंगा। अब देखिए ये किससे डिवाइड होनी चाहिए, दिस नंबर, या मैं लिखूंगा 6 to the power n, इसके लिए दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 10, मीन्स 2 × 5, इस प्रकार से डिवाइड होनी चाहिए।
जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 तो यहाँ पर अवेलेबल है, 2 से तो ये डिवाइड हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उसमें 5 आ रहा है क्या? नहीं, या तो 3 आ रहा है। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पर ये 5 से डिवाइड नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 6 टू द पावर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 टू द पावर n जो अंक है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जब हम किसी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर्स करते हैं, तो ये किससे डिवाइड होनी चाहिए? 10 से डिवाइड होनी चाहिए। और 10 में हम 2 को भी इंक्लूड करते हैं और 5 को भी, क्योंकि 2 × 5 = 10 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रखा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 7 है 6 है, ये 5 था, अब 6 की बात करते हैं। हिंदी वालों के लिए है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ये क्या हैं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या का मतलब कंपोजिट नंबर्स। हमसे ये पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। हमको ये पता करना है कि ये दोनों नंबर्स हैं वो क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो हमको एक्सप्लेन करना कंपोजिट नंबर क्यों है, ये संख्या हमसे पूछा है, कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं या भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिखते हैं, 7 × 11 × 13 और प्लस लगा हुआ है, फिर 13 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, बीच में प्लस का निशान है। इसका मतलब इसमें से और इसमें से हम 13 को बाहर ले लें तो अंदर यहाँ तो बचेगा 7 × 11 और प्लस में आएगा 1, ठीक है। तो 11 × 7 = 77 + 1 और ये 13 है, मतलब हम कह सकते हैं 13 × 78, ठीक है। अब ये वाला नंबर है, इसको लिखते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में लगा हुआ है 5। तो देखिए यहाँ भी 5 है और प्लस के बाद में यहाँ भी 5 है, तो 5 को हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ भी 1 बचेगा। ये प्लस में है, ध्यान रखना। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो और फिर इस 1 को इसमें ऐड कर दो, तो आप देखोगे ये 5 × 7 × 6 42, 42 × 4 या डायरेक्टली ऐसे कर लीजिए 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 से डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ गया 1008, 1008 + 1, तो ये आ जाएगा 5 × 1009, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो नंबर है या ये संख्या है, इसके क्या है? एक से ज़्यादा गुणनखंड है, ठीक है ना। एक से ज़्यादा क्या है? गुणनखंड है, फैक्टर्स मोर देन 1। तो हम कह सकते हैं ये तो कंपोजिट नंबर है, इसके भी एक से ज़्यादा गुणनखंड है, इसका मतलब ये भी कंपोजिट नंबर है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके एक से ज़्यादा, या हम कह सकते हैं 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, वो क्या होते हैं? गुणनखंड। जैसे कि 6 है, जो 6 में इसको अगर टुकड़े करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 3, मतलब 2 भी इसका एक गुणनखंड है और 3 भी इसका एक गुणनखंड है, तो इसके 2 गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार से ये संख्या लेते हैं तो इसके 13 भी एक गुणनखंड है और 78 भी इसका गुणनखंड है, मतलब ये एक
भाज्य संख्या हो गई, कंप्लीट नंबर होगी। इसी प्रकार से ये वाली संख्या है तो इसका 5 भी एक फैक्टर है और 1009 भी एक फैक्टर है, तो ये भी एक कंप्लीट नंबर होगी। दोस्तों ये 6 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ लर्न किया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।